नमस्कार सभी को। आज अपन डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ये जो टॉपिक मैंने पहले क्यों चुना वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, उसका रीजन ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे थे। और अभी हाल ही में जो कुछ एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ज़्यादा मांग होने के कारण मैंने इस टॉपिक को पहले ले लिया है। आप लोग जो है नोट्स तैयार करते रहें इस वीडियो के साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बनाना। अब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी काम को करने के लिए एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप काम में आता है, उसको कहते हैं क्लास। और उस क्लास के अंदर डेटा और उसके फंक्शंस को एक यूनिट के अंदर बांध के एक नाम दे दिया जाता है, जिसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी एज एजेंट के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो जो डेटा और फंक्शन सबरूटीन या जो मेथड्स उसके अंदर हम लिखते हैं उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सेस कर पाते हैं। ये मैंने आपको जो बेसिक यूनिट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्लास और ऑब्जेक्ट, उसके बारे में इंट्रो दिया है। आप इसको नोट कर लें। जो जर्नल क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर ये आपको काम में आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो दूसरा एबिलिटी है वो है कि ये एनकैप्सुलेशन हमको उपलब्ध कराती है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, कैप्सूल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो दवा के अंदर भी आती है। कैप्सूल का मतलब होता है किसी दवा को किसी कवर के अंदर बांध देना, है ना, यानी कैप्सूल बना लेना। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम डेटा और मेथड, एक तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, जो फंक्शन सबरूटीन और मेथड जो हैं वो एक ही चीज के नाम है। हम किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए जो तरीका, जो मेथड, जो सबरूटीन या जो सब प्रोग्राम काम में लेते हैं, इन दोनों को जब डेटा और उसके मेंबर्स यानी मेंबर फंक्शंस जो उसको एक्सेस करने के लिए काम में आएंगे, उन दोनों को जब एक सिंगल यूनिट में बांध देते हैं तो ये तरीका कहलाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या करती है कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए काम में आती है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक जो अम्ब्रेला क्लास है, जो ब्रॉड क्लास है, एनिमल्स यानी कि जानवर। ठीक है। और इनके इसकी जो चाइल्ड क्लासेज हैं, तो सभी जानवर जो हैं वो एनिमल्स या जानवर क्लास की चाइल्ड क्लासेज है, जैसे डॉग, ठीक है, कैट और हॉर्स। तो जो सब क्लासेज हैं, जो चाइल्ड क्लासेज हैं, वो अपना अस्तित्व तो वैसे ही रखती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास, जैसे डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास हुई या सब क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब क्लास, चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास। ठीक है। और जो एनिमल है वो क्या कहलाएगी? पेरेंट क्लास या ड्राइवर क्लास। ठीक है, या सुपर क्लास। ये नोट कर लें आप। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। वैसे अगर
अंग्रेजी भावार्थ लें तो इसका मतलब उत्तराधिकारी से भी होता है। आगे चलते हैं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया अभी इनहेरिटेंस क्या है। दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टर्म्स काम में ली जाती है। तो मैंने आपको क्लास के बारे में तो बता दिया है। आ जाते हैं कि इसके अंदर टर्म्स क्या क्या चीजें काम में आती है। तो क्लास का मतलब क्या हो गया, जब डेटा और उसके मेथड्स को हम किसी सिंगल यूनिट में बांध देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ठीक है। तो सब क्लास और सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास दोनों एक ही चीज है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि एक सुपर क्लास होगी और उसकी एक या एक से ज्यादा जो है सब क्लास या चाइल्ड क्लास हो सकती हैं। दूसरा जो बिंदु है इसके अंदर रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस के द्वारा हम किसी एक कोड को बार बार लिखने से बच सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर दो जो है अप्रोच काम में आती है। एक काम में आती है टॉप टू बॉटम और एक आती है बॉटम टू टॉप। अब ये क्या चीजें होती है, तो ये एक अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक प्रॉब्लम है कि आपको क्या करना है कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, उनका नाम लेना है, उनका रोल नंबर लेना है और उनके जो एग्जाम में टोटल मार्क्स आए हैं वो लेने। ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। अब इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को काम में लेकर, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं यहाँ पे मेन। ठीक है। और इस प्रोग्राम के कुछ हम इसके साथ में सब प्रोग्राम्स को जोड़ देते हैं। तो वो कैसे जोड़ते हैं इसको मैं आपको ग्राफ ये फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, मेन प्रॉब्लम जो थी, जो स्टूडेंट्स के डेटा हमें इनपुट लेने थे, उसको दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने उसका सब प्रोग्राम बना दिया रीड करने के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स के डेटा को रीड करेगा। और दूसरा बना दिया हमने प्रिंट करने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब इसके अंदर हमने कौन सी अप्रोच काम में ली, हमने अप्रोच यहाँ पे काम में ली, यदि हमने पहले पूरा प्रोग्राम बनाया और उसको फिर यूज के आधार पर जो जो उसके भाग हमें बार बार काम में लेने पड़ रहे हैं उनको यदि हमने अलग से सब प्रोग्राम के रूप में उसमें जोड़ दिया, तो ये जो अप्रोच है वो कहलाएगी टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर पहले मूल प्रोग्राम को जो है सब प्रोग्राम्स के अंदर बांटा जाता है। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है बॉटम टू टॉप। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सब प्रोग्राम्स को मेन प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है। यानी टॉप टू बॉटम के अंदर पहले मेन प्रॉब्लम होती है और उसको फिर डिवाइड किया जाता है। और बॉटम टू टॉप में क्या होता है कि हमारे पास में पहले से रेडीमेड जो है ब्लॉक होते हैं जो उस प्रॉब्लम के अंदर हमको काम में आ सकते हैं। जैसे इसको समझ लेते हैं कि अब मान लीजिए हमें प्रॉब्लम जो है दूसरी मिल गई। ये तो प्रॉब्लम 1 है और हमें एक दूसरी प्रॉब्लम मिल गई जिसके अंदर हमको क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स का डेटा है उसकी ग्रेडिंग को प्रिंट करना है। ये दूसरा प्रोग्राम हुआ। ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम इसके अंदर जो ग्रेडिंग निकालने वाला जो पार्ट है
वो तो मेन प्रोग्राम में हम लिख देंगे, लेकिन प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम 1 के अंदर जो प्रिंट का कोड लिखा था वो हमारा इसके अंदर काम में आ सकता है, तो हमने उसको उठा के इसके अंदर जोड़ दिया। यानी कि ये जो पार्ट था ये पहले से हमारे पास में उपलब्ध था और हमने मेन प्रॉब्लम में इसको जोड़ दिया। तो ये अप्रोच जो है वो कहलाती है बॉटम टू टॉप। बड़े ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है, इसको आप नोट कर लें कि जब मेन प्रॉब्लम को ब्रेक करके सब प्रॉब्लम बनाई जाती है तो वो कहलाती है टॉप टू बॉटम अप्रोच। और जब हम सब प्रोग्राम्स को या सब रूटीन्स को अपनी प्रॉब्लम के साथ में रेडीमेड जो थे हमारे पास उनको जब हम अपनी मेन प्रॉब्लम में जोड़ लेते हैं तो ये कहलाती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन आ गए इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इनहेरिटेंस के यहाँ पर आपको 5 प्रकार बता रखे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो चौथे नंबर पे दिखाई दे रही है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये दोनों ही जावा के द्वारा सपोर्ट नहीं की जाती। नोट कर लें, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जावा के द्वारा सपोर्ट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस पे। तो ये अपनी सिंगल इनहेरिटेंस है जिसके अंदर एक सुपर क्लास होती है और एक उसकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास होती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, क्लास ए जो है वो सुपर क्लास है किसकी, क्लास बी की। यानी कि क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास या सब क्लास है सुपर क्लास ए की। ठीक है, एक बार मैं आपको सभी इनहेरिटेंस से फेमिलियर करा देता हूं, फिर अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट अपने पास में आ गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक सुपर क्लास होती थी और एक सब क्लास होती थी। यदि हम उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर एक की सब क्लास के अंदर यदि हम उसकी भी सब क्लास जोड़ दें तो ऐसी इनहेरिटेंस क्या कहलाएगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लास सी जो है उसकी सुपर क्लास है क्लास बी और क्लास बी की सुपर क्लास है क्लास ए। ठीक है, तो ये लेवल बन गए, है ना। तो मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस जो है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक सुपर क्लास होती है और उसकी एक सब क्लास होती है और वो सब क्लास किसी दूसरी क्लास की सुपर क्लास होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आती है अपने पास में हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होती है और उसकी एक से ज्यादा सब क्लासेज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लास ए जो है वो सुपर क्लास है 3 सब क्लासों की, क्लास बी, सी और डी। ठीक है, आ गया, याद रह जाएगा, नोट भी करते जाएं आप। अब मैं इनको इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट अपने पास में आ गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर हायरार्चिकल और मल्टीपल के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, किसी एक सब क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेज होती है। जैसे क्लास सी की 2 पेरेंट क्लासेज हैं, क्लास ए और क्लास बी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में इंप्लीमेंट हो रही है। इस कारण ही मैंने आपको ये कहा था कि जावा जो है वो मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि एक सुपर क्लास होती है और उसकी एक या सॉरी उसकी एक से ज्यादा जो है सुपर सब क्लास होती हैं और वे सब क्लास किसी एक क्लास की सुपर क्लास होती हैं। जैसे यहाँ पर क्लास ए की 2
सब क्लासेज हैं बी और सी, और इन बी और सी की एक सिंगल चाइल्ड क्लास है डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 प्रकार की इनहेरिटेंस होती हैं। मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको, जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियर नहीं है, तो मैं उनको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि क्लास बनाते कैसे हैं। तो देखिए, क्लास बनाने के लिए जो कीवर्ड काम में आता है वो काम में आता है क्लास। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि सभी लोगों को आराम से दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद में आप लिखोगे क्लास का नाम। जैसे मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूं ए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेस चालू करते हैं और डेटा जो हमें काम में लेना है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ इंटीजर टाइप के डेटा बना रहा हूँ, INT A, B। अभी यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। आप ये जो क्लास है इसको छोटे ही अक्षरों में लिखेंगे। इसके बाद में मैं जो है इसको इन डेटा जो हमारे पास में डेटा ए और बी है उसको एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूं, जिसका नाम अपन दे देते हैं वॉइड। का मतलब होता है कुछ नहीं। ये छोटे ही अक्षरों में लिखें, ये ऑटो करेक्ट के कारण जो है अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो एक तो मैं लिख देता हूं गेट IN। ठीक है, और गेट IN को यहाँ चालू किया मैंने, और इसको रीड करने के लिए मैं C++ के एग्जाम्पल से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ए बराबर मैंने 10 लिख दिया। ये देखो, ये ऑटो करेक्ट के कारण हो रहा है। एक का मैंने 10 लिख दिया और बंद कर दिया, और बी का मान मैंने यहाँ पे कर दिया 20 और बंद कर दिया। और यहाँ पे ये गेट IN जो मेथड अपन ने बनाया था उसको बंद किया है, और यहाँ पे हमने जो है क्लास का जो चालू हुआ था वो बंद कर दिया। ये कर्ली ब्रेसेस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? आ गया यहाँ तक समझ में कि क्लास कैसे बनाते हैं? अब अपन आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। एक तो कर देता हूं वॉइड मेन और ये जो अपन ने क्लास लिखी थी ए, उसको अपन एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ अपन को क्लास ए को एक्सेस करना है, तो अपन लिख देंगे ए, और इसको एक्सेस करने के लिए अपन को जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिख देंगे, जैसे OBJ। ठीक है, अब जैसे ही मैं OBJ डॉट ऑपरेटर काम में लेंगे अपन यहाँ पे डॉट, और उसके मेंबर फंक्शन जैसे गेट IN लिखूंगा, तो अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किससे ऑपरेट हो रहा है? क्लास ए से। ठीक है, क्लास ए है ये, और हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं? गेट IN को। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा और ए की वैल्यू 10 कर देगा, बी की वैल्यू 10 कर देगा। मैं एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो इसके लिए अगर अपन, हाँ, अपन ने C++ को काम में लेके लिखा है, तो इसके लिए
जो काम में आएगा, मैनिपुलेटर सी आउट काम में आएगा। तो सी आउट के साथ में अपन ये ऑपरेटर काम में लेंगे और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, वैल्यू डन। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट से जैसे ही अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा कंट्रोल यहाँ पर, और ये क्या करेगा, ए को वैल्यू 10 कर देगा, बी की वैल्यू 20 कर देगा और स्क्रीन पे प्रिंट क्या कर देगा, वैल्यू डन। तो ये तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हुआ जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि जो है क्लास कैसे बनती है। जिन लोगों को ये पता नहीं है या जिन्होंने प्रैक्टिकली देखा नहीं है उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब अपन इसकी इनहेरिटेंस के ऊपर चलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनाते हैं। अब देखिए कोई नहीं, बड़ा इजी है। मैंने क्या किया, एक के बाद एक दो क्लास बना ली। ये क्लास ए है और इसका नाम दे देता हूं मैं क्लास बी। आ गई बात समझ में? और यहाँ पे अपन ज्यादा कुछ नहीं करते, सिंपल समझने के लिए इनको हटा देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ डन ए। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए अपन को। इसको लिख देते हैं डन ए और इसको लिख देते हैं डन बी। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो अभी तक दो क्लास हैं और दोनों सेपरेट क्लास हैं। अब अपन को क्या करना है कि इनहेरिटेंस डेवलप करनी है। अब यदि आप सी प्लस प्लस काम में लेते हैं तो एक ऑपरेटर काम में आएगा जिसको कहते हैं कॉलन ऑपरेटर। ठीक है, और इसको किससे एक्सटेंड करना है वो अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इनहेरिटेंस बनी इसके अंदर जो क्लास बी है वो किसकी चाइल्ड क्लास बन गई, क्लास ए की। आ गई बात समझ में? अब देखो ट्रेसिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं इसके अंदर। इसमें तो लिख देते हैं बी, गेट इन बी, और ये हो गया गेट इन ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं अपन, कौन से वाले फंक्शन को, गेट इन ए को। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं गेट इन ए। ठीक है, अब देखो एक चीज, एक एरर आ सकती है आपके, क्योंकि ये जो ए और बी है और ये गेट इन है, इनके लिए अपन ने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं यहाँ पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक लगा देने से ये इजीली एक्सेस हो जाएगा चाइल्ड क्लास के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक्सेस मॉडिफायर जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो प्राइवेट होता है, आप पब्लिक जहां अपन ने लिखा है वहां पर आप प्राइवेट भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो भी वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक आइडेंटिफायर हैं वो जो है सभी के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। प्राइवेट जो मॉडिफायर है वो केवल अपने विथ इन द कोड जहां आप लिख रहे हैं वहां पर एक्सेस हो सकता है, या उससे परमिट क्लास में जुड़ी हुई परमिट क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इनको अपन और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, आप लोगों की शिकायतें आती है, लेकिन देखो अगर आपको डीपली किसी चीज को समझना है तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ छोटा करने का, लेकिन कोई टॉपिक रह जाए, कोई पॉइंट रह जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपका लास्ट मोटिव तो सीखना ही है, भले ही टाइम लग जाए लेकिन पूरा सीखना। ठीक है,
तो अब देखो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करता, वही अपन ने जो मेन लिखा था वो सारी कोडिंग वैसी की वैसी रहेगी, अगर आपने नोट कर ली है तो ठीक है। और अब अपन आगे देखते हैं। तो मैंने इसका क्या किया, एक वेरिएबल बनाया बी क्लास का एक्स, है ना, ये मेन में लिख रहा हूं मैं, आप ये मान के चलें। और यहां पर मैंने लिखा एक्स डॉट गेट इन बी, मैंने इसको कॉल किया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये कॉल होगा कंट्रोल आएगा यहाँ, यहाँ आते ही होगा गेट इन ए, तो कंट्रोल यहाँ से भी कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट करेगा वैल्यू डन ए। ठीक है, और यहाँ पे ये मेथड खत्म हो गया तो वापस यहाँ पे आ जाएगा और इससे अगली लाइन प्रिंट करेगा वैल्यू डन बी और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी सिंगल इनहेरिटेंस पूरी हुई। और अगर यही काम अपन जावा में करना चाहते तो कैसे करेंगे, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, मैं बता देता हूं आपको। थोड़ी सी जगह बना लूं मैं, तो इसको यहाँ रख देता हूं। अब देखो, ये तो सी प्लस प्लस में, ये ऑपरेटर तो कहाँ काम में आता है, सी प्लस प्लस में। अगर जावा में अपन को ये काम करना हो तो उसके लिए कीवर्ड काम में आता है एक्सटर्न। ठीक है, ये लिख दिया, वो ऑपरेटर रहता है यार, ये लिख दिया, हो गया काम। ठीक है, अब जो प्रिंट का मेथड है तो वहां पर ये मैनिपुलेटर काम में नहीं आएगा, सी आउट सी प्लस प्लस का है। यहाँ पे जो चीज काम में आएगी वो आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन और प्रिंट दो मेथड्स हैं। प्रिंट एलन से न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे अपन न्यू लाइन पे प्रिंट करा रहे हैं बी। ठीक है, और सेम यही काम अपन इस क्लास में कर देते हैं। प्रिंट एलन के, लाइन बंद करना मत भूलना, नहीं तो एरर आ जाएगी। और ये एरर कैसी आएगी, अगर हम सेमीकोलन लगाना नहीं, सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो ये आएगी सिंटैक्स एरर, ये ग्रामर की एरर है। ठीक है, जो लैंग्वेज की ग्रामर की एरर होती है उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। आ गई बात समझ में, ये हो गया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक ऑब्जेक्ट जो अपन इसका बनाएंगे उसके अंदर हमको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा x बराबर न्यू, और किसकी बना रहे हैं, b की बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये अपन ने बी वापस लिखा है न्यू, ये मेमोरी एलोकेशन के अंदर आता है। न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम में आता है जावा में। ठीक है, तो ये अपना जावा का एग्जाम्पल पूरा हुआ यहाँ पे, कि हमने एक क्लास बनाई ए और उसको एक्सटेंड किया, यानी इनहेरिट किया क्लास बी के साथ में। क्लास बी क्या हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई सुपर क्लास ए की। आ गया होगा समझ में सबके, है ना। बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। और यही चीज अगर अपन को यहाँ पे करनी हो तो ये चीजें तो आपको याद है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि क्लास ए बना दी, क्लास बी बना दी और उसको एक्सटेंड कर दिया क्लास ए से। यानी अपना यहाँ तक का काम तो पूरा हो गया, ए सुपर क्लास बन गई, बी सब क्लास बन गई। अब बी को सी की सुपर क्लास बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और क्लास सी बनाया और एक्सटेंड्स किससे करनी है, बी से। ठीक है, तो अब बी सुपर क्लास हो गई सी की। आ गई बात समझ में। बाकी सब कुछ आप जैसे एक्सेस करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। अब अपन आ जाते हैं हेरारचिकल पे। अब हेरारचिकल में क्या हुआ कि अपन ने
क्लास ए बना रखी है और उसके साथ में क्लास बी जोड़ रखी है। तो अपन यहाँ 3 जोड़ रखी है, मैं 2 जोड़ के बता देता हूँ, वैसे ही तीसरी भी होती है। ठीक है, तो अपन सी को भी डायरेक्ट किससे जोड़ना चाहते हैं, ए से, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्सटेंड ए। ठीक है, आ गई। और एक क्लास डी बना लो, उसको भी एक्सटेंड ए से कर लो, तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस पूरी हुई यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और अगर कोई चीज में दिक्कत हो तो आप मेरे को लिख के दे दिया करें कमेंट्स में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, उससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा। शेयर जरूर किया करें। अब अपन यहाँ फंस गए आके, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस तो सर आप कहते हो कि इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है तो ये कैसे काम करेगी? तो अपन इस चीज को समझते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो देखिए, जावा के साथ में दिक्कत क्या है। जावा के साथ में दिक्कत ये है कि हर जावा का प्रोग्राम जो है वो एक क्लास से लिखा जाता है। ठीक है, और हर जो क्लास है वो एक सुपर क्लास से जुड़ी हुई रहती है। इसके लिए कंस्ट्रक्टर काम में आता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। उसको कहते हैं सुपर। आप इसे कॉल करो या ना करो, ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास से सुपर क्लास के लिए कॉल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थितियों के अंदर एक तो जावा कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी सुपर क्लास को बोल रहा है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख के बता देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि असल में समस्या है कहाँ पे। तो देखिए, जब भी आप जावा का प्रोग्राम चालू करते हैं तो उसके लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ती है जो कि जावा की सुपर क्लास की सब क्लास होती है। जैसे कि मैंने एक क्लास बना दी, यहाँ पे छोटे ही लिखे हुए हैं एबीसी। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये भी इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड जो है वो होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जावा के बेसिक प्रोग्राम का। ये चीज आप याद भी रखना, क्योंकि कई बार जो है स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ये ऐसे की ऐसे लिखा में आता है। यहाँ एक क्लास बनाएंगे, यहाँ से चालू हुई, यहाँ के खत्म हो गई, बंद हो गई, और जो भी एग्जीक्यूट करना है अपन को वो मेन प्रोग्राम यहाँ से होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप इसके अंदर भी कोई सब क्लास बना देते हैं, ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गई। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड इसमें क्लास बनाई, तो वो सब क्लास हो गई एबीसी की, और एबीसी जो है वो सुपर क्लास की सब क्लास है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के अंदर आप एक से ज्यादा सुपर क्लास बना देते हैं तो जावा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस सुपर क्लास के मेथड्स को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इस कारण ये जो है हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको ये इनहेरिटेंस डेवलप करनी हो तो इसके लिए हमें एक्सटेंड्स की जगह इम्प्लीमेंट कीवर्ड को काम में लेकर इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस की जगह हमें इंटरफेस काम में लेना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है उसको। तो देखिए, अब अपन क्या करते हैं, एबीसी क्लास के अंदर एक बनाते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के लिए कीवर्ड काम में आता है इंटरफेस। ठीक है, और इंटरफेस का नाम दे दिया ए मैंने। ठीक है, और यहाँ कुछ भी प्रिंट करवा लिया, लिखना वही पूरा है, सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ ये इंटरफेस ए बंद हुआ, फिर मैंने बुलाया इंटरफेस बी, और यहाँ पे भी सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट करवा लिया ये। ठीक है, तो अब मेरे पास में दो इंटरफेस हैं ए और बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो अपन ने क्लास बनाई थी सी, वापस बना लेते हैं क्लास सी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अगर क्लास को अपन सब क्लास बनाते हैं तो एक्सटेंड्स काम में लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स काम में लेंगे, क्योंकि इंटरफेस को जोड़ना है। ठीक है, और किससे जोड़ना है अपन को, बनाना क्या था, ए को सुपर बनाना है, बी को सुपर बनाना है और सी को चाइल्ड बनाना है। इंप्लीमेंट्स ए कॉमा, जावा में केस सेंसिटिव है, जावा सी सी प्लस प्लस, इसलिए इनका जरूर ध्यान रखा करें आप। तो ये मैंने कर दिया, सी को जोड़ दिया ए और बी से, तो अपना ये जो स्ट्रक्चर है ए और बी और सी वाला, ये तैयार हो गया। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन इनहेरिट तो नहीं कर सकते मल्टीपल, लेकिन इंटरफेस की सहायता से अपन अल्टरनेट बना सकते हैं। और ये काम अगर अपन को सी या सी प्लस प्लस सॉरी सी प्लस प्लस में करना होता, तो अपन क्या करते, सिंपल यहाँ पे जो है कोलन लगाते और इम्प्लीमेंट कर देते ए और बी क्लास को ही। इम्प्लीमेंट यहाँ इंटरफेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना, सी प्लस प्लस में इंटरफेस नहीं होता है, ये जावा में होता है। ठीक है, और ये सब हट जाएगा यहाँ से, पब्लिक स्टैटिक यहाँ से वॉइड मैन से ही चालू होगा, और ब्रैकेट में से ये स्ट्रिंग ए आर जी बी और ए आर जी एस भी हट जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये आप मेरे को होमवर्क करके बताएं कमेंट के अंदर कि हमसे हुआ या नहीं हुआ। तो है ज्यादा कुछ भी नहीं, ये जो आप देख रहे हैं हायरार्चिकल का एक एग्जाम्पल है आधा पार्ट, और फिर दूसरा है मल्टीपल का। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट वाला तो समाप्त हुआ। अब अपने पास में क्या बचा, तो हमने ये देखा है इंटर इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स काम में आती है, और उसके टाइप्स देख लिए। अब अपन आ जाते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनहेरिटेंस जो है रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। आप एक कोड को एक बार लिखकर मल्टीपल टाइम्स जो है उसको वापस काम में ले सकते हैं। ठीक है, और जो रीयूजेबिलिटी है उससे हमें क्या अचीव हो जाता है, रिलायबिलिटी अचीव हो जाती है, हम इजीली किसी चीज को टेस्ट और डिबग कर सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट में हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो कोड पहले से टेस्ट और डिबग हो चुके हैं उनको हमें वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, जब हमें सिस्टम को एक्सटेंड करना होता है तो हम आसानी से उसको एक्सटेंड भी कर पाते हैं नई क्लासेस को जोड़कर इनहेरिटेंस के द्वारा। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि इनहेरिटेंस क्या करती है, हमारी खुद की यूजर लाइब्रेरीज को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, आप अलग अलग क्लासेज बना के जो बार बार आप काम में ले सकें उसकी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, और इजीली आप उनको रीयूज कर सकते हैं। तो ये तो इसकी एडवांटेज हुई। अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज के अंदर क्या है कि एक तो इनहेरिटेड जो फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन की तुलना में स्लो काम करते हैं, धीरे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार रीडायरेक्ट किया जाता है। अपन ने यहाँ पर देखा था कि जब ये कंट्रोल ने ये कॉल किया अपन ने गेट इन बी, तो वो गेट इन बी में आया, और गेट इन बी से कंट्रोल गेट इन ए में आया। फिर यहाँ प्रिंट करने के बाद में ये वापस
क्लास बी में जाके आगे का काम करता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि यदि आपने इम्प्रॉपर इनहेरिटेंस की है या आपके समझने में या आपके लॉजिक में कोई गड़बड़ हो गई है, तो आपका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वही गड़बड़ा जाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप वापस ट्रेसिंग का काम उसमें करना पड़ेगा। एक डिसएडवांटेज इसके साथ में ये भी है कि यदि कोई डेटा मेंबर जो बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के अंदर रह गया है, जो काम में नहीं आया है, वो आपकी मेमोरी को फालतू में खाएगा है। ऐसा क्यों कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सुपर क्लास ए के अंदर ए और बी दो डेटा मेंबर लिए हैं और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने उनको मान लो कहीं पे काम में ले लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइब्रेरी में क्लास ए और क्लास बी को या क्लास ए को रीयूजेबिलिटी के हिसाब से अपनी लाइब्रेरी में रख दिया और किसी दूसरे प्रोग्राम में जोड़ा जहां पर केवल मेरे को ए से ही मेरा काम हो गया, तो जो बी के लिए मेमोरी एलोकेट थी वो मेरी वेस्ट गई, उसने फालतू में ही मेमोरी के अंदर अपना स्थान घेर के रखा। अगला जो डिसएडवांटेज है इनहेरिटेंस का वो ये है कि ये कपलिंग को जो है वो बढ़ा देती है। किसके बीच में? बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में ये कपलिंग को बढ़ा देती है, ठीक है, जिसका इफेक्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे अपन को एक नई टर्म सुनने को मिली, कपलिंग। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर दो टर्म्स होती है, एक तो होती है कपलिंग, एक होती है कोएक्सिंग। अब ये क्या चीज होती है इसके ऊपर भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो जब बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो ये अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में इसको डिटेल से करेंगे, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी का डिस्कस करेंगे। यहाँ आप छोटा सा नोट कर लें, जो कपलिंग है वो होती है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर के या किसी प्रोग्राम के मॉड्यूल्स के बीच में कितनी स्वतंत्रता है, वो कितने एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। यदि कपलिंग हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम के पार्ट हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, ठीक है। यदि आप उस प्रोग्राम में कोई चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही अफेक्टेड हो जाता है, उसके दूसरे जो मॉड्यूल उससे कनेक्टेड हैं वे भी अफेक्टेड होंगे। और अगर लो कपलिंग है तो इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई लिटिल बिट चेंज कर देते हैं तो इसकी संभावनाएं अधिक है कि दूसरे जो कनेक्टेड मॉड्यूल हैं उनमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं रहे, क्योंकि उन पे कोई इम्पैक्ट इस चेंज का नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में? तो कपलिंग क्या होती है? डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है। दूसरी होती है कोएक्सिंग। कोएक्सिंग का मतलब ये है कि कोएक्सिंग, देखो कपलिंग तो होती है दो मॉड्यूल्स के बीच में, प्रोग्राम के दो मॉड्यूल्स के बीच में, और कोएक्सिंग होती है मॉड्यूल के अंदर, यानी जो मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर होती है कि वो एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं। एक स्टेप का आउटपुट जो है वो दूसरे स्टेप के लिए कितने इनपुट का काम करता है, ये किसके अंतर्गत आता है? कोएक्सिंग के अंतर्गत। तो ठीक है, इस बात को मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा बन गया है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन रह गया है जो किसी एग्जाम में आया है, शायद वो राजस्थान के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से रिलेटेड। दो तीन वैसे ही क्वेश्चन और मुझे स्टूडेंट से मिले हैं, अपन उसको एक बार देख लेते हैं और अपन टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग ये टेस्ट कर लेंगे जो अपन ने पढ़ा है वो कितना उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंटरफेस। इंटरफेस के संबंध में हमें इसमें से सही चूज करना है, ठीक है। तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस
हाउएवर इट कैन बी अचीव्ड बाय इंटरफेस। तो ये चीज अपन ने देखी है, ये चीज सत्य है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, अनलेस द क्लास द implements the interface is abstract, all the methods of the interface need to be defined in a class। ठीक है, जब तक आप क्लास के सॉरी जब तक आप इंटरफेस के मेंबर्स को, मेथड्स को डिफाइन नहीं करते हो क्लास में, तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, और तीसरा है टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस सेपरेट देम विथ ए कॉमा। ठीक है, तो ये तीनों ही जो हैं सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबो करेक्ट, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, आप इसमें से नोट्स तैयार कर लें और ध्यान से पढ़ते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल मिलेंगे इसमें। धन्यवाद, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपनी प्रॉब्लम्स या आपका जो टॉपिक है उसको आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।